Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the critical theory as a triple hermeneutic interpretive approach. तो बात करें hermeneutic अप्रोच को जानने से पहले हमें बात करनी होगी कि हरमन कौन थे जिनके नेम पे hermeneutic interpretive अप्रोच आ गई. ठीक है, हरमन एक इंसान थे, एक ग्रीक फ़िलासफ़र थियरिस्ट थे. लेट 13 एंड अर्ली 14th सेंचुरी से बिलोंग करते थे. ठीक है, अब ये एक ग्रीक थीफ थे. थीफ यानी कि चोर. इनको कहा जाता था नॉक्टर्नल प्रोलर. नॉक्टर्नल प्रोलर क्या होता है? अब एक ऐसा चोर या एक ऐसा इंसान जो रात को जागता हो और दिन में सोता हो. अब ये इस तरह जो है चोरी करते थे कि हर चीज़ क्लैरिफाई हो जाती थी. कोई भी डाउट नहीं रहता था कि इन पे जा सके कि इन्होंने चोरी की है. लोग इनके तरीक़ेकार को अप्रिशिएट करने लग गए थे. ठीक है, और वो इस चीज़ को समझना चाहते थे कि किस तरह चोरी करते हैं, कि इनके बिहाइंड कोई प्रूफ ही नहीं रहता कि इन्होंने चोरी की है, जबकि पता था सबको ये थीफ हैं. उसके साथ साथ इनके पास नॉलेज था बहुत ज़्यादा अबाउट साइंस, अबाउट कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल. हर शोबे के लिहाज से इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था. हर फील्ड के लिहाज से हर टॉपिक किस तरह क्लैरिफाई करते थे कि एक्यूरेटली हर चीज़ को डिफ़ाइन कर देते थे कि एक अनजान इंसान भी जो उससे बिल्कुल अनजान हो, बेखबर हो, वो भी उस चीज़ को समझ जाता था. तो इसी वजह से आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी. उसका नाम हर्मेनेटिक इंटरप्रेटिव अप्रोच रख दिया. हरमन जब क्लियरली किस चीज़ को एक्यूरेटली समझा देते थे उसको आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं. ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझाना. समझाने की आर्ट इनके पास से हर्मेनेटिक के पास, हरमन के पास. इस वजह से उनकी इस टेक्निक को उन्होंने आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन या हर्मेनेटिक अप्रोच रख दिया या इंटरप्रेटिव अप्रोच रख दिया इसका नाम. ठीक है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया है. अब ये कहते हैं कि आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स. किसी चीज़ की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो उसको इस तरह से समझाना कि तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएं. ठीक है, अगले बंदे को समझ आ जाए, तो वो आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाती है, हर्मेनेटिक टेक्निक कहलाती है, हर्मेनेटिक अप्रोच कहलाती है. अब ये 3 टर्म्स यूज़ करते थे हर्मेनेटिक अप्रोच में. बेसिकली 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा बार बार रेपिटेशन हो रही है. एक, स्पीक, किस तरह आप बोलते हैं. ठीक है. सेकंड, एक्सप्लेनेशन, वो आपके अल्फाज जो आप बोल रहे हैं उनका चुनाव ठीक है और किस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको उस बारे में समझ है जिस बारे में आप बोल रहे हैं. क्योंकि जब तक आपको समझ होगी तभी तो अगले बंदे को समझा सकेंगे, और जब आपको समझ नहीं होगी तो अगले बंदे को आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते. जब आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो अगले को क्लियर कैसे कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये 3 टर्म्स ये अपने ह्यूमैनिटिक अप्रोच में यूज़ करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं इनके टेक्स्ट की. अब यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. हर्मेनेटिक इज़ द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. हर्मेनेटिक अप्रोच एक आर्ट है समझाने की. एज ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब समझाया जाए तो वो आर्ट ऑफ वो जो है हर्मेनेटिक अप्रोच कहलाती है, हर्मेनेटिक टेक्निक कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे पॉलिटिक्स को ले लें तो पहले कहा जाता था
कि शहबाज शरीफ कहते थे कि बहुत ज़्यादा नून लीग वाले लोग कहते थे बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल 130 का है, लोगों का जीना हराम हुआ, इतनी महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया है जीना, तो इनको कम करें, इनको 70 पे लाना चाहिए, पेट्रोल 130 से हटा के 170 पे लाना चाहिए। अब जब उनकी हुकूमत आ गई है, उनका दौर आ गया है, तो अब पेट्रोल कितने का है? 235 का। अब कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल है, ये हम बहुत मुश्किल फ़ैसला कर रहे हैं कि 235 और फर्दर इसकी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अब तनकीद की जा रही है, सटायर किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उन्हीं के डायलॉग्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो समझें, उनको अकल आए और वो ख़ुद को बदलें। इस वजह से किसी चीज़ को इंटरप्रेट किया जा रहा है, उनके डायलॉग्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही होती है हर्मेनेटिक टेक्निक। हर्मेनेटिक टेक्निक को एक्चुअली 15वीं सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाने लग गया था। ठीक है, 15वीं सेंचुरी में जब क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा था, सेटायर की टर्म, आयरॉनिकल टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तो उसमें हर्मेनेटिक टेक्निक का यूज़ होता था, क्योंकि ये भी रिफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए ही है, तो इसलिए इसको हर्मेनेटिक अप्रोच कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्दर कि लेकिन ये कहते हैं कि इसके उल्ट में एक चीज़ बहुत अजीब होती है कि अगर हर्मेनेटिक अप्रोच हम पढ़ रहे हों, हर्मेनेटिक टेक्निक पढ़ रहे हों, तो क्या होता है? कंटेम्पलेशन ऑफ एटर्नल एसेंस अनअल्टरेबल बाय देयर ऑब्जर्वर। अब जो एटर्नल जौहर होते हैं ना, जो एटर्नल चीज़ें हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें, उन पर से फोकस हट जाता है। ठीक है, जैसे कि गॉड, जैसे कि रिलीजन, लोग इसको इंटरप्रेट करने लग गए थे, इनकी टेक्निक को इंटरप्रेट करने लग गए थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, तो हर्मेनेटिक टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए। रिलीजन से हर कोई हट रहा था, वो रिलीजन जो हमेशा रहने वाला है। अब लोग जो है अल्लाह वाले रस्तों पे नहीं चल रहे थे, वो हर्मेनेटिक के रस्तों पे चल रहे थे। हालांकि इस्लाम या दूसरे मज़ाहिब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन उन पे कोई फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ थी। तो इस वजह से लोग इसकी तरफ आने लगे थे और उसको भूल रहे थे, तो ये इसका एक ड्रॉबैक आ गया। हर्मेनेटिक थॉट हैज़ मच टू ऑफर दोज इंटरेस्टेड इन क्वालिटेटिव इंक्वायरी। अब हर्मेनेटिक अप्रोच उनके लिए बहुत कुछ रखती है, बहुत ऑफर्स रखती है, जो क्वालिटेटिव इंक्वायरी कर रहे हैं। ये क्वालिटेटिव अप्रोच कहलाती है। किस तरह? इसमें लफ्ज़ों की जो चुनाव होता है ना, उसको समझा जाता है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, ना कि क्वांटिटी देखी जाती है। जब लफ्ज़ों की क्वालिटी अच्छी होगी, उसी से बात समझ आएगी ना अगले बंदे को। आप हज़ारों लफ्ज़ लिखते हैं, लेकिन कोई भी काम का नहीं हो, इररेलेवेंट हो, ऑथेंटिक कोई भी ना हो, तो क्या होगा? समझ ही नहीं आएगी किसी को। तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी जो है क्वालिटी अच्छी है। उसकी वजह से ही जो है कहा जाता है कि इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है, ये क्वालिटेटिव अप्रोच भी कहलाती है। मोस्ट रिसर्च इज़ इन्फॉर्म्ड बाय फिलोसॉफिकल underpinning that originating the unacknowledged and implied philosophical tradition। आप इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है ना, ये आपको उन ट्रेडिशन से, उन नॉलेज से मुतारिफ़ करवाती है जो अभी तक अननोन होते हैं, जिनको अभी तक दुनिया से मुतारिफ़ नहीं करवाया जाता, तो उनको मुतारिफ़ करवाने के लिए भी हर्मेनेटिक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ बाय इट्स वेरी नेचर informed by hermeneutic thought, although this link is not often made explicit the qualitative research writing। अब नेचर को डिफ़ाइन करने के लिए भी hermeneutic थॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको जो इसका लिंक है वो क्वालिटेटिव अप्रोच से निकाला नहीं जाता, या क्वालिटेटिव अप्रोच में रहते हुए ही
जो है इसको नेचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी नेचर में परसेंटेज आ सकती है, कितने परसेंट लोग एंग्री रहते हैं, कितने परसेंट लोग जो है उनकी नेचर ये है, कितने परसेंट जो दुनिया में दरख्त पाए जाते हैं, या इस तरह की जितनी नेचुरलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए भी हर्मेनेटिक अप्रोच, लेकिन फिर भी उनको क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उनको क्वालिटेटिवली ही बताया जाता है। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है? जो कब से मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ ये नेक्स्ट आ रही है कि क्वालिटी जो हर्मेनेटिक इंटरप्रेटिव अप्रोच है इसका जो सेंटर है वो क्या है। वो एक तो क्वालिटी रिसर्च है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, तीसरा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये ग्रेट अटेंशन है किसकी, हर्मेनेटिक टेक्निक्स की। इसी पे बेस करती है तमाम की तमाम हर्मेनेटिक अप्रोच। जिसके पास इंटरप्रेशन लेवल अच्छा होगा, जिसका फिर वो अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन, पहले तो वो समझेगा, फिर पहले समझने के बाद दूसरों को अंडरस्टैंड करवाएगा और फिर उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उनकी क्वालिटी किस तरह की है, फिर अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, फिर उसको इंटरप्रेट करके दूसरों को समझाया किस तरह जा रहा है। तो यही जो एम है वो है हर्मेनेटिक अप्रोच का। हर्मेनेटिक टेक्निक यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन द एम्फसाइज क्वालिटी रिसर्च इज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एज अ पोस्ट एक्सप्लेनेशन एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे मकसद क्या है इसका, ये सिर्फ जो है अंडरस्टैंड करना और इंटरप्रेट करना, ना कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना और वेरिफिकेशन उसकी देना। ठीक है, जैसा कि ग्रामर जो है एक फ़िलासफ़र है, ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है इज़ द यूनिवर्सल लिंक इन ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी काइंड, कनेक्शन बिटवीन क्वालिटी रिसर्च एंड ह्यूमैनिटिक थॉट बिकम सेल्फ एविडेंट। वही बात आ गई, हर कोई ये बात कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इसमें होना लाजमी है और ये क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ कनेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस आती हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर बात जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, फिर इंटरप्रिटेशन पे आ रही है, फिर क्वालिटेटिव अप्रोच पे आ रही है। अब डायरेक्टली हम इसको चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर्मेनेटिक इज़ लार्जली, यही बात बार बार आ रही है कि ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, ये हर शोबे में इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस में हो रही है, साइंसेस में। साइंसेस, ह्यूमन साइंस आ गई, सोशल साइंस आ गई, किसी तरह की भी साइंस जो है उस हर शोबे के लिहाज से ये हर्मेनेटिक अप्रोच वहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब हर्मेनेटिक्स क्या है? हर्मेनेटिक है द आर्ट, स्कॉलरशिप एंड प्रैक्टिस हर्मेनेटिक लॉन्ग हिस्ट्री। हर्मेनेटिक को जानने के लिए बहुत लंबी हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। ओरिजिनली अप्रोच यूज इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन किन चीज़ों की हमने पढ़ा तो है बार बार कि इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट करती है। अब इंटरप्रेट किस चीज़ की करती है? इंटरप्रेट बिब्लिकल टेक्स्ट की, जो रेफरेंसेस दे दे के टेक्स्ट दिए जाते हैं ना, तो ये उनकी जो है उनकी इंटरप्रेट करती है, उनको इंटरप्रेट करती है। फिर ह्यूमन साइंस को इंटरप्रेट करती है। फिर उसके बाद जनरली इज सीन बाय मैनी टू कवर इंटरप्रेट एक्ट इन ह्यूमन साइंसेज। इंडीड द लेट मोटिव हर्मेनेटिक द इररेमेडियली मेडिएटेड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रिटेशन। आप कहते हैं कि जो हर्मेनेटिक टेक्निक है ना, ये उन लोगों के लिए, लाइलाज लोगों के लिए एक मौसीकी का काम करती है जो इनकी रूह को सुकून देती है। ठीक है, ये कहना है ग्रामर का। वाइल हर्मेनेटिक यूरोप प्रैक्टिक, अभी ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, जर्मन में बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, अब ये इतनी फेमस है कि 15वीं सेंचुरी में मैंने आपको बता दिया इसको यूज़ करना शुरू हो गए। ठीक है, अब इन जर्मन में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। फिर उसके बाद जर्मन, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, तो वर्ल्डली इसको, इंटरनेशनली इसको पढ़ा जाता है। अब ग्रामर ट्रूथ एंड मेथड इज़ अ बुक, ये एक बुक का नाम है, ट्रूथ एंड मेथड अबाउट hermeneutic philosophy with the unrecognized significance research beyond the discipline philosophy. Indeed, in North America,
This lake been identified in the field such hermeneutic not been widely discussed adopted field education. अब कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो है ना, इसको एजुकेशन के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, वैसे ही फेमस है वहाँ पे, लेकिन अगर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में देखें तो वहाँ पे इसको इतना नहीं बढ़ाया जा रहा. दिस कंट्रास्ट विद कॉन्टेक्स्ट वेयर hermeneutic हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल methodological डिबेट इन सोशल साइंसेज एंड विद एजुकेशनल ट्रेडिशन. ये किस चीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है? ह्यूमंस की फ़िलासफ़ी को, सोशल साइंसेस को, ह्यूमन साइंसेस को, फिर उसके बाद एजुकेशनल ट्रेडिशंस को. ठीक है, एजुकेशनल ट्रेडिशंस को भी एक्सप्लेन करती है कि एजुकेशन किस तरह हमारी रिवायत है, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, किस तरह स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन क्या है. तो एजुकेशन का ट्रेडिशन भी इसमें डिस्कस किया जाता है. hermeneutic reveal the mediated process of all human understanding. ये एक mediated process रखती है तमाम इंसानों के अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच होती है जो कि उसका कंसर्न होता है विद सेम hermeneutic question the limitation of positivist approach to research and yet over against the whole of our civilization that is founded on modern sciences. तो ये उनसे भी ताल्लुक़ रखती है जो मॉडर्न साइंसेस से भी बिलोंग करते हैं. hermeneutic जो है ये सोशल साइंसेस या बाकी साइंसेस से तो बिलोंग करती है, एजुकेशनल ट्रेडिशन से बिलोंग करती है, लेकिन ये मॉडर्न सोसाइटी में भी पढ़ाई जाती है, मॉडर्न साइंस से भी बिलोंग करती है और ये सिविलाइजेशन का प्रोसेस भी हमें एक्सप्लेन करती है. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ hermeneutic अप्रोच की. यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है, वही बात हो रही है कि ये नेचर को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करती है बट इन क्वालिटेटिव मैथड. अब एज ग्रामर does that hermeneutic is a protection against abuse of method, not against methodicalness in general. अब ये बात कर रहे हैं कि जो hermeneutic टेक्निक है ना, ये प्रोटेक्शन, hermeneutic जो है टेक्निक एक प्रोटेक्शन है मेथड्स की. ठीक है, मेथड्स के लिए प्रोटेक्शन है कि मेथड्स जो गलत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए इसको रखा गया है, ना कि तरीक़ाकारों को ठीक करने के लिए रखा गया है. तरीक़ाकारों के इनका कोई कंसर्न नहीं है, कोई भी कंसर्न उनसे नहीं है, सिर्फ मेथड्स को ठीक करने के लिए. हाँ, तरीक़ाकारों को समझाया जा सकता है कि इन तरीक़ों से आप अपने जो आपके वर्क्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं. अब hermeneutic अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? पहली है सीक अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एक्सप्लेनेशन. किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने से अच्छा है उसको समझाया जाए. ठीक है, एक्नॉलेज द सिचुएटेड लोकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन. उस चीज़ को समझा जाए जिस चीज़ को आपने इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन आपकी कहाँ से हो रही है. रिकग्नाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड हिस्टोरिसिटी टू इंटरप्रिटेशन. जिस चीज़ को आप इंटरप्रेट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज जानना ज़रूरी है और वो किस एरा से बिलोंग करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको भी जानना ज़रूरी है. व्यूज़ इंक्वायरी एज कन्वर्सेशन. जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी भी लाजमी है कि जो आप पे अल्फाज हैं उनका चुनाव दुरुस्त है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये भी देखना लाजमी है. और लास्ट है इज़ कंफर्टेबल विद एम्बिग्यूटी. कि किसी चीज़ के जो दो मायने होते हैं ना, डबल मीनिंग होते हैं, उनसे हर चीज़ को पाक होना चाहिए. लोगों के समझने में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लोगों को आसानी से समझ आना चाहिए. किसी भी चीज़ के दो मतलब नहीं होने चाहिए, जो भी चीज़ हो वो डायरेक्ट होनी चाहिए, तो डबल मीनिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए. अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं. सीक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इसमें आपने क्या करना होता है. सबसे पहले आप जिस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, टेक्स्ट हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, आपने उसको इंटरप्रेट करना है. आप अच्छी तरह उसको समझें और फिर अपने व्यूज़ दूसरे के साथ शेयर करें. द गोल ऑफ hermeneutic approach is seek understanding rather than to offer explaining or to provide authoritative reading or conceptual analysis of text. Hermeneutic inquiry has its goal to adduce understanding, to bring forth the present positions in which we already live. Its task therefore is not to methodically achieve a relationship to some matter and to secure understanding is such a method. किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है,
उसको एक्सप्लेन बाद में किया जाता है। पहले आपने उस चीज़ को समझना होता है, उसके बाद आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। या कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, ये ना हो आपने सिर्फ उसको पढ़ा हो, ठीक है, और आप ऐसे ही जाके उनको सुना दें, एज इट इज़ जाके उनको सुना दें। नहीं, आपका मकसद एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपका मकसद तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। इसका मतलब होता है एक सिक्योर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, रिकलेक्ट करना उन कंटोर्स को और टेक्सचर को अपनी लाइफ के जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं। और फिर अ लाइफ दैट इज़ नॉट सिक्योर्ड बाय मेथड्स, जिस मेथड से लाइफ सिक्योर नहीं है, ठीक है, जो आपकी तरीका कार, जो आपका लाइफ स्टाइल नहीं, आप सिक्योरिटी फील नहीं करते उसमें, आपने उस चीज़ों को रिकलेक्ट करना होता है और उसको इंटरप्रेट करना होता है। उसको इंटरप्रेट करके आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इंटरप्रेट किसके लिए करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब आपने उसको कलेक्ट किया उस इंफॉर्मेशन को, जो मेथड्स आपको सही नहीं लगते, उसके बाद आपने किया उसको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के ज़रिए ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया। ट्रांसफॉर्म्ड इंटरप्रेट करने के बाद इसलिए किया ताकि जितने भी इश्यूज़ हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं, एक्यूरेटली लोगों तक पहुंच सकें, उनकी जो है आप कह सकते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दें सोसाइटी में। अब यहाँ पे ग्रामर की एक बुक है, फ्यूजन ऑफ द हॉरिज़न। फ्यूजन ऑफ द हॉरिज़न में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? द हॉरिज़न ऑफ द प्रेजेंट इज कंटिन्यूअली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड बिकॉज वी आर कंटिन्यूअली हैविंग द टेस्ट ऑफ आवर प्रेजुडाइज। कहते हैं जो हॉरिज़न है प्रेजेंट सिचुएशन का, वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली एक फॉर्म में है, एक प्रोसेस में है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम हर वक्त अपने प्रेजुडाइज, जो अपने तासुब होते हैं, वो हमारे वक्त, अब मॉडर्न मैन के तासुब जो है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो कहते हैं कि हम उन तासुब को जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इस हॉरिज़न के ज़रिए चेकआउट कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेस्टिंग अकर इन encountering the past and in understanding the tradition from which we come। समझने के लिए इन प्रेजुडाइसेस को, इन टेस्ट करने के लिए अपने प्रेजुडाइस का सबसे ज़रूरी क्या है? आप अपने पास्ट से मिलते रहें, पास्ट को पढ़ते रहें और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें उन ट्रेडिशन से कि जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका मकसद क्या है, आप किस तरह इस सिचुएशन तक पहुँचे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स किस सिचुएशन से गुजरे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके पास्ट क्या है, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, उनके बारे में आप स्टडी करें। हैंस कहते हैं हॉरिज़न जो प्रेजेंट है, इस तक पहुंचने के लिए जब तक आप अपना पास्ट क्लैरिफाई नहीं करेंगे, आपको प्रेजेंट की समझ नहीं आएगी। तो प्रेजेंट हॉरिज़न समझने के लिए आपको पास्ट हॉरिज़न समझना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप विदाउट पास्ट प्रेजेंट हॉरिज़न को नहीं समझ सकते। यही बात है हिस्ट्री, अगर प्रेजेंट में कोई मुश्किलात चल रही हैं तो आपको अपने हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमारे हिस्ट्री में एंसेस्टर के पास ऐसी मुश्किलात आई थी। अगर आई थी तो उन्होंने किस तरह उसको फेस किया था और किस तरह सॉर्ट आउट किया था, ठीक हो गया। अब हम बात करें अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, सिचुएटेड लोकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये आपको समझ आ गया है कि सीकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आपको पास्ट में जाना होगा। अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आपको इंटरप्रेट करना होगा अपनी लाइफ को, अपने टेक्स्ट को, या कोई भी चीज़ जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी की हिस्ट्री जाननी होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट की आपको पास्ट में लाजमी जाना होगा, तभी आप अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट कर सकते हैं। और ये किसने बताया है? ग्रामर ने अपनी बुक में फ्यूजन ऑफ हॉरिज़न। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, सिचुएटेड लोकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करना, जिस चीज़ को आपने इंटरप्रेट करना है, ठीक है। Hermeneutic acknowledge that all interpretation in situation located view of somewhere to view from nowhere। Hermeneutic क्या कहता है कि तमाम जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं?
व्यू फ्रॉम समवेयर टू व्यू फ्रॉम नोवेयर, कि पहले हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। ठीक है, इनके बारे में जानना, इनके बारे में व्यू लेना, लोकेशंस जानना कि पहले हम किस सिचुएशन में थे, अब हम किस सिचुएशन में, यानी कि फिर रिपीट क्या हो रहा है, हिस्टोरिकल पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब गार्डिनर एक ग्रामर था, अब गार्डिनर आ गया। गार्डिनर क्या कहता है कि क्रिटिकल हेर्मेनेटिक इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करना चाहिए। द हेर्मेनेटिक अप्रोच स्ट्रेस द क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड टेक्स्ट एंड द एक्टिव रोल प्लेड बाय नॉर। आप क्रिएटिव जो हेर्मेनेटिक है वो सिर्फ किन चीज़ों पे स्ट्रेस देती है, वर्ड्स पे, आपके अल्फाज पे, आपके टेक्स्ट पे, और जो अहम रोल प्ले करते हैं वो रीडर्स करते हैं, जानने वाले करते हैं कि हाँ इस चीज़, ये लफ्ज़ जो वो बता रहा है या जो बात वो बता रहा है, वो टेक्स्ट जो अगला बंदा हमें सुना रहा है, वो अल्फाज जो बोल रहा है उसकी हमें समझ आ रही है या नहीं। तो हम पे डिपेंड करता है। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इट्स मीन कि हेर्मेनेटिक टेक्निक सक्सेसफुल है। अगर नहीं हुई, इट्स मीन हेर्मेनेटिक टेक्निक उसने यूज़ ही नहीं की, क्योंकि हेर्मेनेटिक टेक्निक का मकसद ये अगले बंदे को समझाना है। जब तक वो समझा नहीं सकेगा तो इट्स मीन कि उसकी हेर्मेनेटिक टेक्निक जो यूज़ ही नहीं कर रहा, अगर यूज़ करे तो उसको यूज़ करनी ही नहीं आ रही। तो इस वजह से आपको किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करनी चाहिए। सबसे पहले उसकी लोकेशन को इंटरप्रेट करना होगा, फिर लोकेशन क्या है, हिस्ट्री, पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। लोकेशन यही है, आपकी लाइफ सर्कल इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, हिस्ट्री पे ही तो हमारी लाइफ आज की डिपेंड कर रही है। प्रेजेंट हमारा हिस्ट्री की वजह से ही है। अगर हिस्ट्री में कॉलोनाइजेशन आई है तो प्रेजेंट में हम कॉलोनाइज नहीं है। इट्स मीन कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पावर और डोमिनेशन ख़त्म हो गई है। तो अगर आने वाले वक्तों में डोमिनेशन और पावर आई तो हम क्या करेंगे, तो इस चीज़ को जानने के लिए भी हिस्ट्री की ज़रूरत है। और आज भी हम इम्पीरियलाइज्ड हैं। तो इम्पीरियलाइजेशन को किस तरह फ्रीडम हासिल कर सकते हैं हम। मेंटली तो हम फ्री नहीं हैं बट फिज़िकली फ्री हैं। तो फिज़िकली फ्री होने के लिए हिस्ट्री में हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया था, तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम इस चीज़ों को इंटरप्रेट कर लिए सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। यहाँ पे एक जो है क्रिटिक है, वो एजिनर नाम है उसका। एजिनर क्या कहते हैं, रेज द यूनिकनेस ऑफ ईच वेंटेज पॉइंट एज रेलिवेंट, पॉइंटिंग आउट दैट हाउ वी इंटरप्रेट व्हाट वी सी। वो कहते हैं किस तरह हम अगर चीज़ को देख के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने ऑन सिग्नेचर्स के साथ। किस तरह कर सकते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ें और फिर अपना इंटेलेक्चुअल लेवल उसमें ऐड कर दें, फिर हम अपने सिग्नेचर्स के साथ उसको पब्लिसिटी उसकी करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है हिस्ट्री को जानना। अब स्मिथ एक और क्रिटिक है जो कहते हैं, हाईलाइट करते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ social groups and practice, nothing that all inquiry begins from particular social location in which every node is located। वो कहते हैं कि हमें जाने के लिए प्रैक्टिकली सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा। अब बट इस तरह नहीं कि हर चीज़ को आपने जानना है, कि हर चीज़ आपको पता हो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, शी इज़ एक्टिव, शी इज़ एट वर्क, शी इज़ कनेक्टेड अप विथ पार्टिकुलर पीपल इन वेरियस वे। आपको इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकेट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को तो इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सच सोशल नेटवर्क एंड प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशंस दे रिप्रेजेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव एंड वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग। कहते हैं लोकेशन के लिए यही जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह अपनी सोसाइटी से कनेक्ट हैं, आप सोशल नेटवर्क रखते हैं और प्रैक्टिकली उनके साथ मिलते जुलते हैं। तो इस चीज़ से आप सिर्फ लोकेशन हासिल कर सकते हैं, लोकेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को जानते हो, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए सोसाइटी के साथ। सिर्फ यही आपकी लोकेशन को शो करवाता है। अब रोल ऑफ लैंग्वेज अगर हम पढ़ें, रोल ऑफ लैंग्वेज और हिस्ट्री का क्या है हेर्मेनेटिक सिचुएशन, हेर्मेनेटिक अप्रोच में कहते हैं कि लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और लैंग्वेज ही
के ज़रिए आप हिस्ट्री को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज़ नेवर विदाउट वर्ड्स एंड नेवर आउटसाइड ऑफ टाइम्स। कि अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होती है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि इंटरप्रिटेशन, आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, हेर्मेनेटिक टेक्निक किस चीज़ से होती है? ये वर्ड्स के बगैर यानी कि लैंग्वेज के बगैर नहीं है, और उस वक्त के बगैर, आउटसाइड ऑफ टाइम और हिस्ट्री के बगैर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या हिस्ट्री को जानने के लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत। लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ इंटरप्रेटिव इंडोइड आर द की डायमेंशन ऑफ गार्डेमर्स थॉट। हिस्ट्री जो है वो व्हीकल, लैंग्वेज जो है वो व्हीकल है जिसके ज़रिए आप हिस्ट्री तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फर्दरमोर लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल मीडियम इन विच अंडरस्टैंडिंग अकर। लैंग्वेज जो है एक यूनिवर्सल मीडियम है जिसके ज़रिए आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अकर इन इंटरप्रेटिंग। अब लैंग्वेज क्या है? यूनिवर्सल मीडियम है जिसके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है वो, अंडरस्टैंडिंग जो है वही इंटरप्रिटेशन कहलाती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग किससे आएगी? लैंग्वेज से। लैंग्वेज के ज़रिए आप हिस्ट्री में पहुंच सकेंगे, हिस्ट्री के ज़रिए आप इंटरप्रेट कर सकेंगे उसे, और इंटरप्रेटिंग टेक्निक को ही हेर्मेनेटिक टेक्निक बोलते हैं। अब इंक्वायरी एज कन्वर्सेशन के बारे में बात करें, ग्रामर कहते हैं कि एज द स्किल टू लेट थिंक स्पीक विच कम टू अस इज फिक्स्ड पेट्रिफाइड फॉर्म दैट ऑफ द टेक्स्ट। ग्रामर कहते हैं जो हम गुफ्तगू करते हैं हेर्मेनेटिक टेक्निक में, वो अल्फाज फिक्स्ड होते हैं जो हमारे तक पहुंचते हैं, और वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट आपने पढ़ा तो आपको समझ आए ना कि इस अल्फाज का ये मतलब है। तो उस गुफ्तगू को समझना ही मकसद है, उसकी इंक्वायरी करना, उसको डिस्कवर करना ही आपका मकसद है, उस टेक्स्ट को जो आपने इंटरप्रेट किया हुआ है। अब वो कंपेयर करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट को द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन के साथ। पॉइंट आउट करता है दैट इन बोथ इंस्टेंस इफ़ we are interpret want to emphasize a feature that is important to us, then we can do so only by playing down or entirely suppressing other feature। वो कहते हैं कि जो इंटरप्रेट का मॉडुलेट है ना, यानी कि वो कंपेयर करता है इंटरप्रिटेशन को। वो कहते हैं कि टेक्स्ट जो है ना वो आर्ट और है ट्रांसलेशन की, किस तरह आप टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, अपने वर्ड में इंटरप्रेट करते हैं। और पॉइंट आउट करता है कि बोथ इंस्टेंस जो इंटरप्रेटर हैं वो उसके फीचर्स को एम्फसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि पहले अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तभी उनके फीचर्स जान सकेंगे और उनको एम्फसाइज कर सकेंगे। ठीक है, तभी आप अपनी कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन बना सकते हैं। आप अपनी गुफ्तगू को किस तरह कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं? जब आपकी बात लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपकी बात लोगों को समझ आने लग गई, हर चीज़ क्लैरिफाई हो गई, इट्स मीन कि इंटरप्रेटिव टेक्निक, हेर्मेनेटिक टेक्निक आपने यूज़ कर ली है। अब जैसे कि ग्रामर फाइंड आउट करते हैं कि द पार्टनर नीड टू फाइंड अ कॉमन लैंग्वेज। फाइंडिंग कॉमन लैंग्वेज इज़ नॉट एनी मोर देन इन रियल। अब कहते हैं कि जो हेर्मेनेटिक टेक्निक है ना, हेर्मेनेटिक कन्वर्सेशन जो है ना वो रियल कन्वर्सेशन कहलाती है। अब रियल कन्वर्सेशन किस तरह होती है कि आपकी जो ज़ुबान है वो कॉमन लैंग्वेज हो, ना कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो, जो इजीली आपके पार्टनर को समझ आ जाए। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे दोनों पार्टनर्स के दरमियान, आप दोनों के दरमियान। जब आपका पार्टनर आपकी बात समझ सकेगा तो इट्स मीन वो हेर्मेनेटिक टेक्निक कहलाती है। ठीक है, और उस चीज़ को समझने के लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप उन ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करें जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो, ऑर्डिनरी वर्ड्स हों ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, ताकि अगले बंदे को समझ ही ना आए। तो कॉमन लैंग्वेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशन इन हेर्मेनेटिक टेक्निक। अब कंफर्टेबल विद एम्बिग्युइटी, यही बात कि जो आपकी गुफ्तगू है उसमें डबल मीनिंग्स नहीं होने चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर हेर्मेनेटिक इज इंटरेस्टेड विद दैट अनफेमिलियर एंड स्ट्राइक एज सिग्निफिकेंट। इंडीड जॉर्डाइन क्या कहता है, स्टेट दैट द टास्क ऑफ हेर्मेनेटिक टू रिस्टोर लाइफ इट्स ओरिजिनल डिफिकल्ट।
यानी कि जैसी लाइफ है उसको ओरिजिनली ही डिस्क्राइब कर देना, ना कि उसमें टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ों को ऐड करना ताकि जिसमें डबल मीनिंग जो है क्रिएट हो सकें। फिर उसके बाद वो कहते हैं उनका पर्पस क्या है, सिंगल अथॉरिटेटिव रीडिंग एंड टेक्स्ट रिकग्नाइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरप्रेटिव एंडिव्योर। अब गोडामेर एक्सप्लेन करते हैं कि जो टेक्स्ट है उसको एनालाइज किया जाता है हेर्मेनेटिक पर्सपेक्टिव से इस तरह कि टेक्स्ट को किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं किया जाता, जो है उसको एज इट इज़ एक्सप्लेन किया जाता है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड होता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट ऑलवेज मीन टू अप्लाई आवर सेल्फ टू नो दैट इवन इफ द मस्ट अंडरस्टूड एंड डिफरेंट वेज इट इज स्टिल द सेम टेक्स्ट प्रेजेंटिंग इटसेल्फ टू अस इन दीज डिफरेंट वेज। किसी भी टेक्स्ट को इस तरह एक्सप्लेन करना, बेशक मुख्तलिफ वेज में करें, लेकिन जो उसका मतलब है वो ही उसी को एक्सप्लेन करना, ना कि गोल मोल बात करके ज़िग-ज़ैग वे यूज़ करके उसको टेढ़े मेढ़े अल्फाजों में बयान करना। नहीं, जो भी वर्ड्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, जो भी बात, जो टेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए इस तरह कि उसमें डबल मीनिंग वर्ड्स ना हो, डबल मीनिंग बातें ना छुपी हों, कि सरफेस मीनिंग कुछ और हो और डेप्थ मीनिंग जो है वो कुछ और हो। तो इसी तरह वो कहता है कि हेर्मेनेटिक टेक्निक में हर चीज़ जो है वो खुली होती है, नेचुरलिस्टिक होती है। फिर इसका जो टेक्स्ट एंड टेक्सचुअल एनालिसिस है वो भी क्या होता है, वो भी सिंगल अथॉरिटेटिव जो है टेक्स्ट होता है, एनालिसिस होता है, जिसमें सिर्फ एक मीनिंग पाया जाता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आए, अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपने आउटलाइंस को, हम कल्चरली क्रिटिकल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टुडेज क्रिटिकल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इस तरह जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।